गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल म्यूजिकोग्राफी में। और आज हम सभी आपके लिए लेकर आए हैं स्वर से रिलेटेड चैप्टर, स्वर यानी म्यूजिकल नोट्स। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था श्रुतियों के बारे में, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वर, जो कि हमारे भारतीय संगीत की या फिर पाश्चात्य संगीत में जिसको म्यूजिकल नोट्स बोला जाता है, स्वर उसकी आत्मा होती है। तो हम बात करते हैं स्वर की। देखिए, स्वर का पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर बहुत सारी बातें हैं हम धीरे धीरे करेंगे। स्वर कहाँ से आया? जैसे ध्वनि से नाद, नाद से श्रुतियाँ और श्रुति से स्वर। हमारे संगीतकारों ने 22 श्रुतियों को मान्यता दी। अब उन सभी 22 श्रुतियों का संगीत में प्रयोग कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि उन श्रुतियों में भी 22 श्रुतियाँ जो चुनी गई वो सभी कुछ कुछ अंतर पे थे, जिनको सुनकर पहचाना जा सकता था, उनकी ऊंचाई नीचाई में डिफरेंस किया जा सकता था। लेकिन लेकिन फिर भी उनमें इतनी ऊंचाई नीचाई क्लियर नहीं थी कि हम स्पष्ट रूप से उसको पहचान सकें। तो हमारे संगीतकारों ने उन 22 नादों में से 7 मुख्य स्थानों को चुनकर, 7 मुख्य श्रुतियों को चुनकर अलग नाम दे दिया स्वर। उन अलग स्थान को, उन अलग पर्टिकुलर श्रुति को स्वर का नाम दे दिया। तो उन 22 श्रुतियों में ही 7 स्वर विराजमान होते हैं। बस वो पर्टिकुलर श्रुति का जो पर्टिकुलर श्रुति जो होती है वो स्वर कहलाती है। अब स्वर के प्रकार के बारे में आज हम अब आगे जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि 22 श्रुतियों में 12 स्वर भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी की जो 12 से 12 श्रुतियाँ जो हमारी मुख्य स्वरों का स्थान लेती हैं, तो जो बाकी की 10 श्रुतियाँ बच रही हैं उनका यूज़ नहीं होता है, हम उनका भी यूज़ करते हैं किसी किसी राग में। जैसे दरबारी राग की विशेषता है कि दरबारी राग का जो कोमल ग होता है वो एक श्रुति कम होता है, यानी वो अति कोमल गा होता है। यानी जो शुद्ध कोमल गा की जो श्रुति होगी वो उससे भी एक श्रुति कम होगी, जबकि उस श्रुति का प्रयोग हम बाकी रागों में नहीं करेंगे। अगर बाकी रागों में हम उस श्रुति का गा लगाएंगे, कोमल गा, तो वो कंसुरा या बेसुरा कहलाएगा। लेकिन दरबारी में हम उस एक श्रुति कम लगाना पड़ता है कोमल ग की श्रुति से। तो बाकी श्रुतियों का भी काम है जिसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग रागों में अलग अलग तरीके से। लेकिन मुख्य श्रुतियाँ जो हैं वो 12 हैं और उन्हीं 12 मुख्य श्रुतियों को स्वर कहा जाता है। तानपुरा मिलाते टाइम हम जब षड्ज को मिलाते हैं तो हम श्रुतियों का बहुत अंतर होता है, श्रुतियों का, और श्रुतियों के अंतर से स्वर बदल जाता है। तो श्रुति सूक्ष्म इकाई है स्वर की। अगर श्रुति का डिफरेंस होगा, श्रुतियाँ सही नहीं होंगी, पर्टिकुलर श्रुति पे नहीं स्थापित होगा स्वर, तो वो बेसुरा कहलाएगा। स्वर के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी स्वर की उत्पत्ति को लेकर कहानियां हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे कि कुछ आपको बताता हूं। हालांकि हम हिस्ट्री पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत बेसिक लेवल की बात है तो आपको बता दो कि स्वर के विषय में कहा जाता है कि हजरत मूसा करके एक व्यक्ति थे जो पहाड़ों पर थे। तो उनको एक आकाशवाणी हुई कि पत्थरों पर प्रहार करो। तो उन्होंने पत्थर पर प्रहार किया, जिससे 7 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हुई, और उन्हीं ध्वनियों को 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनियाँ थीं और उन्हीं को उन्होंने स्वरों का नाम दे दिया। और एक दूसरी कहानी है कि मूसीकार नाम का एक पक्षी था, जो मूसीकार नाम के पक्षी के से 7 प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई और उन ध्वनियों को ही स्वर कहा गया। बाकी संगीत दर्पण, जो कि पंडित दामोदर का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें 7 अलग अलग जानवरों से, 7 अलग अलग प्रकार के पक्षी और जानवरों से 7 प्रकार के स्वरों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये बहुत विस्तार का विषय है, हम अभी इतिहास की तरफ नहीं चलते हैं, बहुत शॉर्ट में बात करते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे संगीत में 7 स्वरों को मान्यता दी गई। 7 स्वर मतलब जो अपने आप में रंजक हों, जिनकी ऊंचाई नीचाई क्लियर हो, पर्टिकुलर श्रुति हो, यानी जो 22 श्रुतियाँ हैं उसमें से मुख्य स्थान जो हैं वो हमारे स्वर कहलाए। तो इस प्रकार से 7 मुख्य श्रुतियों को स्वर कहा गया, शुद्ध स्वर। इन सभी स्वरों की अपनी पर्टिकुलर आंदोलन संख्याएं हैं और उनकी अपनी निश्चित फ्रिक्वेंसी है। उस फ्रिक्वेंसी से अलग होने पर एक भी अप डाउन हुआ तो वो बेसुरा या कंसुरा कहलाता है। तो स्वर क्या है?
22 श्रुतियों में से 12 मुख्य श्रुतियों को स्वर कहा जाता है। स्वर जो अपने आप में रंजक हो और जिनकी ऊंचाई और निचाई को हम बहुत आसानी से सुनकर पहचान सकें। जो हमारे संगीत में 7 शुद्ध स्वर हैं उनके नाम हैं, ये जो नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 नाम हैं जो ये पूर्ण नाम है स्वरों के। और ये जो है ये हम उच्चारित करते हैं, यानी जब हम गाते हैं तो हम षडज, ऋषभ, गंधार नहीं बोल सकते, गा सकते, इसीलिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में सा रे गा मा प ध नी बोलते हैं। ये जो नाम है ये नाम का भी मतलब है, और ये मतलब क्यों है ये हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, जब हम ये बात करेंगे कि ये जो 7 हमारे स्वर थे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस बारे में जब हम बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनके नाम षडज, ऋषभ, गंधार ये क्यों पड़े। और बाकी आप जानते हैं सारेगामा, जिनको हम गाते टाइम यूज़ करते हैं। इन 7 स्वरों के नाम वेस्टर्न म्यूज़िक में जो अल्फ़ाबेटिकल हैं, जैसे हमारे यहाँ षडज, ऋषभ, गंधार थ्योरी पढ़ने में, लिखने में और बताने में यूज़ किया जाता है, वैसे ही वेस्टर्न म्यूज़िक में हम सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी यूज़ करते हैं। और वहाँ जैसे हमारे यहाँ सारेगामा गाया जाता है, वहाँ पे डो, रे, मी, फा, सोला, सी का यूज़ करते हैं। यानी सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी थ्योरेटिकली यूज़ किया जाता है और डो, रे, मी, फा, सोला, सी प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। सेम एज हमारे यहाँ षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम थ्योरेटिकली यूज़ करते हैं और सारेगामा हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। अब इन 7 स्वरों की आंदोलन संख्याएं, बाकी की जितनी बातें हम सप्तक में डिस्कस करेंगे। अब आइए चलते हैं हम स्वरों के प्रकार की ओर। जैसा कि 12 मुख्य स्वरों को संगीत में मान्यता दी गई है, तो ये 12 मुख्य स्वर जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और विकृत। 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, और 5 विकृत स्वर होते हैं। अब आइए समझते हैं शुद्ध और विकृत स्वर क्या होते हैं। शुद्ध स्वर वो होते हैं जो हमेशा अपनी प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, यानी जो प्राकृतिक स्वर होते हैं, नेचुरल नोट होते हैं, उन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं। यानी जिनकी आंदोलन संख्याएं प्राकृतिक आंदोलन संख्याओं के समान होती हैं, यानी 240 षडज, 270 ऋषभ, ये जो प्राकृतिक स्वरों की आंदोलन संख्याएं हैं, इन आंदोलन संख्या की फ्रीक्वेंसी को, ध्वनियों को शुद्ध स्वर या इन आंदोलन संख्याओं वाले स्वरों को शुद्ध स्वर कहा जाता है। यानी जो स्वर हमेशा अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहें उन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 7, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। विकृत स्वर क्या होते हैं? जैसा कि विकृत नाम से ही आपको पता चलता होगा, विकृत का मतलब जिसका स्वरूप बिगड़ जाए। तो विकृत स्वर वो होते हैं जिन स्वरों की आंदोलन संख्याएं प्राकृतिक आंदोलन संख्या से कम या ज़्यादा हो जाएं, यानी जिनकी जो प्राकृतिक अवस्था है उससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो जाएं, उस आंदोलन संख्या के स्वरों को विकृत स्वर का दर्जा दिया जाता है। और विकृत स्वरों की संख्याएं होती हैं 5। विकृत स्वर कौन कौन से होते हैं? विकृत स्वर होते हैं रे, ग, म, ध और नी। अब ध्यान से समझिए कि हमारे पास शुद्ध स्वर भी 7 होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। और विकृत स्वर 5 होते हैं, 7, 5 टोटल 12। अब आप देखिए कि सा, रे, म, ध और नी, ये 5 स्वर जो हैं ये शुद्ध अवस्था में भी होते हैं और विकृत अवस्था में भी होते हैं। इसका मतलब रे, ग, म, ध और नी की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, शुद्ध और विकृत। अब ये जो शुद्ध है ये 2 भागों में बांटा जाता है, चल और अचल। चल स्वर जिन स्वरों की आंदोलन संख्याएं ऊपर नीचे हो सकती हों, जैसे कि मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है और वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक उसी तरह से संगीत में 7 शुद्ध स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है, 5 चल स्वरों की संख्याएं और 2 अचल स्वर। चल स्वर वो हैं जो अपनी प्राकृतिक अवस्था से चल सकते हो, यानी थोड़ा ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। और अचल स्वर जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही रहें, जिनका कोई भी दूसरा स्वरूप नहीं होता है संगीत में, उन्हें हम अचल स्वर कहते हैं।
चल स्वर 5, रे, ग, म, ध और नी। और अचल स्वर हमारे दो होते हैं, षडज और पंचम। यानी हमारे संगीत में षडज और पंचम की दूसरी कोई अवस्था नहीं पाई जाती है। षडज और पंचम, सा और पा, हमेशा ऑलवेज शुद्ध अवस्था में रहते हैं, जबकि बाकी के जो 5 स्वर हमारे बसते हैं, रे, ग, म, ध और नी, इनकी 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, शुद्ध और विकृत अवस्थाएं। तो षडज पंचम अचल स्वर की श्रेणी में आते हैं और बाकी के जो 5 स्वर बचते हैं वो चल की श्रेणी में आते हैं। और चल की श्रेणी में जो स्वर आते हैं उन्हीं को विकृत स्वर भी कहा जाता है। और विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। कोमल विकृत क्या होता है? कोमल का मतलब, इसको वेस्टर्न म्यूजिक में बोला जाता है फ्लैट नोट, और तीव्र को बोलते हैं शार्प। तो फ्लैट और शार्प का मतलब हुआ SHARP, शार्प नोट। कोमल विकृत, जिन स्वरों की आंदोलन संख्याएं प्राकृतिक स्वरों की आंदोलन संख्याओं से थोड़ा सा नीचे आ जाएं। जैसे अगर कोमल शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या होती है 270 और कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या होती है 256, तो शुद्ध से कम आंदोलन संख्या का वही स्वर कोमल की अवस्था का स्वर कहलाता है। तो कोमल स्वर वो होते हैं जिन स्वरों की आंदोलन संख्याएं प्राकृतिक स्वरों की या शुद्ध स्वरों की आंदोलन संख्याओं से कम होती हैं, उन्हें हम कोमल स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या होती है 4, यानी इन 5 विकृत स्वरों में से 4 स्वर कोमल होते हैं हमारे। कौन कौन से? रे, ग, ध और नी। रे, ग, ध और नी। बाकी का जो इन 5 स्वरों में से एक स्वर बच रहा है म, वो तीव्र होता है। तीव्र स्वर क्या होते हैं? शार्प नोट, जिन स्वरों की आंदोलन संख्याएं प्राकृतिक यानी शुद्ध स्वरों की आंदोलन संख्याएं से ऊपर हो जाएं, जो हमें थोड़ा सा शुद्ध अवस्था से ऊपर सुनाई दें, वही सेम नोट, वो हमें तीव्र स्वर कहा जाता है उसे। कोमल और तीव्र स्वरों को प्रदर्शित करने के लिए भातखंडे और पलुष्कर पद्धति में अलग अलग निशान दिए गए हैं। हम अभी निशान पर भी नहीं जाएंगे, हम अपना एक अलग टॉपिक बनाएंगे, भातखंडे और पलुष्कर जी की स्वरलिपि पद्धतियों की आपस में तुलना। तब उसमें हम बताएंगे कि कोमल स्वरों को प्रदर्शित करने के लिए और तीव्र स्वरों को प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। फिलहाल स्वरों के प्रकार पे हम एक फिर से जल्दी से समझते हैं। शुद्ध स्वर 7, विकृत स्वर 5, ये 12 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। शुद्ध स्वर वो जो हमेशा अपनी प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, जो प्राकृतिक आंदोलन संख्याओं वाले स्वर होते हैं, और विकृत जो प्राकृतिक से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। शुद्ध स्वर 2 प्रकार के, चल और अचल। चल जो प्राकृतिक अवस्था से जिनका स्वरूप बिगड़ सकता हो, जिनकी आंदोलन संख्याएं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हों, और अचल जिनकी आंदोलन संख्याएं नहीं ऊपर नीचे हो सकती, जो हमेशा एक ही अवस्था में होते हैं, उन्हें हम अचल कहते हैं। विकृत स्वर 2 प्रकार के, कोमल और तीव्र, फ्लैट एंड शार्प। फ्लैट यानी कोमल विकृत, मतलब जिन स्वरों की आंदोलन संख्याएं शुद्ध स्वरों की आंदोलन संख्याएं से कम हो जाती हैं, उन्हें हम कोमल विकृत कहते हैं। और तीव्र विकृत का मतलब जिन स्वरों की आंदोलन संख्याएं शुद्ध स्वरों की आंदोलन संख्या से ऊपर हो जाती हैं, उन्हें हम तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। आइए अब एक चीज और समझते हैं। जो हमारे 12 स्वरों का ऑर्डर है, जैसे हारमोनियम में जो 12 स्वर हैं, या जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में 12 स्वरों का जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से होता है। तो देखिए, ये जो वेस्टर्न नाम है CDEFGAB, सा रे गा मा पा धा नी, हम इसको कीज से समझते हैं। देखिए हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो कीज होती हैं, पहली सफ़ेद को यानी जो हमारा फर्स्ट वाइट की होती है, वो स्टैंडर्ड C माना जाता है।
तो सी डी ई एफ जी ए बी यानी सा रे ग म प ध और नी, ये सा है और ये रे है। इसके बीच का जो स्वर है ये हुआ कोमल रे, क्योंकि सा और रे के बीच में कोमल रे आता है। अब आप किसी भी की से अगर आप सा, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जब हमको हारमोनियम बजाना होता है, मान लीजिए आप इसको, आप किसी को भी सा मान सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम पहली सफ़ेद को ही हम अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग स्केल डिसाइड करते हैं। सपोज आप इस की को सा मान रहे हैं, आप इस ब्लैक वाली सेकेंड ब्लैक को आप सा मान रहे हैं, तो कोमल रे कौन सा होगा? अगर ये सा है तो इसके जस्ट बाद का ये जो सफ़ेद वाली की होगी ये कोमल रे होगी, फिर ये शुद्ध रे होगी, फिर ये कोमल गा होगी। तो इस तरीके से अगर आपको ये ऑर्डर पता है कि 12 स्वरों का सीक्वेंस क्या है, इस हिसाब से आप किसी भी की से सरगम को बजा सकते हैं। जो भी हमारे स्टैंडर्ड लेवल के स्टूडेंट्स होंगे जिनको बहुत अच्छे से आता है, तो वो उनके लिए तो ये बहुत आम बात होगी। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 9, 10, 11, 12 या समिति के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हारमोनियम की किसी भी की से सरगम बजाने नहीं आती है, उनके लिए ये बात बहुत फ़ायदेमंद होगी कि आप किसी भी की से 12 सरगम को कैसे बजा सकते हैं। आप जिस की को भी सा मान रहे हैं, उसके जस्ट बगल की जो की होगी वो कोमल ऋषभ की होगी, और इस तरीके से सीक्वेंस आप बनाकर 12 स्वरों को ईजिली बजा सकते हैं। आइए देखिए, अब सपोज कि कोमल ऋषभ को हम और किस किस नाम से जानते हैं। जैसे हम भारतीय पद्धति में तो हम इसको कोमल ऋषभ कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक में हम कोमल ऋषभ को क्या कह सकते हैं? देखिए, सपोज कि ये जो पहली की है हमारी सा की है, जिसको हम कहते हैं सी, और इसके जस्ट बाद की जो की है ये कोमल ऋषभ की है। तो इस की को हम सी शार्प या डी फ्लैट भी कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोमल ऋषभ लिखने के लिए स्वर के नीचे बेड़ी रेखा होती है, वैसे वेस्टर्न म्यूज़िक में फ्लैट लिखने के लिए ऐसा और शार्प लिखने के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। ये फ्लैट एंड दिस इज शार्प। तो सी के टर्म में जब हम इस की का नाम बताएंगे तो कोमल ऋषभ का नाम हो जाएगा सी शार्प, और डी के टर्म में हम इस की का नाम बताएंगे तो दिस विल बी डी फ्लैट। तो सी शार्प और डी फ्लैट बोथ आर सेम स्वराज, दोनों सेम नोट हैं, बस नाम अलग हैं, लेकिन उनका काम, उनकी आंदोलन संख्याएं एक ही हैं। तो कोमल ऋषभ को हम सी शार्प या डी फ्लैट कह सकते हैं। जैसे हम स्केल बताते हैं सी शार्प लीजिए, तो सी शार्प का मतलब हुआ कि हम स्टैंडर्ड स्केल के अकॉर्डिंग कोमल ऋषभ स्वर मांग रहे हैं, वो हमारा सा माना जाएगा। तो सी शार्प एंड डी फ्लैट। इसी तरीके से जब आप कोमल ग की बात करेंगे, जैसे सा रे ग, सा रे रे, और ये हो गया कोमल गा, दिस की विल बी कोमल गा। तो कोमल गा को हम क्या कह सकते हैं? डी के टर्म में हम इसको डी शार्प और ई के टर्म में हम इसको ई फ्लैट कहेंगे। क्योंकि अब ये क्यों हम डी शार्प और फ्लैट कह रहे हैं? जैसे कि आपको पता है तीव्र का मतलब होता है शार्प और फ्लैट का मतलब होता है कोमल, यानी फ्लैट में आंदोलन संख्या कम होती है और तीव्र में आंदोलन संख्या चढ़ती है। तो जब हम ये डी मान रहे हैं, तो अगर ये डी है, इसका मतलब कि इसकी आंदोलन संख्या, इस स्वर की आंदोलन संख्या इससे थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम उसको डी शार्प बोल रहे हैं। और जब हम ई के टर्म में बता रहे हैं तो मेन हमारा ई ये है, लेकिन इससे कम आंदोलन संख्या इस स्वर की होगी, इसीलिए इसको हम ई फ्लैट यानी कोमल गा कह रहे हैं। तो भारतीय पद्धति के अनुसार ये तीव्र रे और कोमल गा, और पाश्चात्य पद्धति के अनुसार ये डी शार्प और ई फ्लैट होगा। लेकिन हमारे यहाँ तीव्र रे जैसा कोई स्वर नहीं होता, इसलिए हम उसको बस कोमल गा कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक में हम उसको डी शार्प और ई फ्लैट दोनों कह सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि ई का कोई भी शार्प नोट नहीं होता है, क्योंकि ई अगर एफ के बीच में कोई की आपको नहीं दिख रही है, तो इसीलिए ई के बाद एफ शार्प और जी फ्लैट हो सकता है। ये एफ फ्लैट हो सकता है क्योंकि एफ के जस्ट बगल की है, तो हम इसको एफ फ्लैट बोल सकते हैं, लेकिन ई का शार्प नहीं होता है, तो हम इस की को ई का शार्प बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लैक की नहीं दिख रही, तो इसके जस्ट बगल की को ई शार्प बोला जा सकता है क्योंकि इसकी आंदोलन संख्या इससे ज़्यादा है। तो ये हो गया ई शार्प और ये हो गया एफ फ्लैट।
इस तरीके से 12 स्वरों के नाम आप इजीली निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत आपको समिति के एग्ज़ाम में नहीं पड़ेगी, ये आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए था। बाकी समिति के सिलेबस में यही पूछा जा सकता है कि चल स्वरों की संख्या बताइए, अचल स्वरों की संख्या बताइए, चल स्वर क्या होते हैं, अचल स्वर क्या होते हैं। और ये आप एक बार हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी की बुक को रेफ़र कर रहा हूँ, उनकी बुक से पढ़ेंगे तो आपको थियोरेटिकली समझ में आ जाएगा। बाकी अच्छा होगा कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में रखें। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, आप अपने शब्दों में बनाकर उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे स्वरों के प्रकार। अगले वीडियो में हम सप्तक के बारे में, स्वरों का रसों के साथ संबंध, स्वरों का विभिन्न जानवरों के साथ, विभिन्न पक्षियों की आवाज़ों के साथ क्या है, उनके आवाज़ से कौन सा स्वर निकला है, इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।